चलो, so good morning everyone. So last lecture we have completed discussion about atom and as per discussion आज atom से आगे बढ़ने वाले हैं and आज के लेक्चर में हमें नेक्स्ट पार्ट डिस्कस करना है दैट इज न्यूक्लियस। न्यूक्लियस अभी न्यूक्लियस मतलब क्या होता है, वही जो लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था कि जैसे रुदरफोर्ड ने क्या किया था, बम्बार्डमेंट ऑफ अल्फा पार्टिकल ऑन गोल्ड फॉइल, ये एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया था। और उस एक्सपेरिमेंट में रुदरफोर्ड ने जब एटम को फोड़ दिया था तब ये ऑब्जर्व कर रहा था कि एवरी एटम कंसिस्ट ऑफ पॉजिटिवली चार्ज हेवी कोर एट विच, जहां पे होल पॉजिटिव चार्ज, पूरा का पूरा पॉजिटिव चार्ज एंड अबाउट 99.9% मास ऑफ एटम इज कॉन्सेंट्रेटेड। ठीक है, तो बम्बार्डमेंट ऑफ अल्फा पार्टिकल ऑन गोल्ड फॉइल, इस एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करने के बाद 1909 में अर्नस्ट रदरफोर्ड जो है वो न्यूक्लियस के बारे में ये आइडिया एक्सप्लेन करता है कि एटम को फोड़ने के बाद उसके कोर में जो कुछ मिला था वो इस तरह से था कि उस कोर में क्या है, पूरा का पूरा पॉजिटिव चार्ज एंड अबाउट 99.9% मास, पूरा का पूरा पॉजिटिव चार्ज एंड अबाउट 99.9% मास जो है न्यूक्लियस में सिचुएटेड था, किसका, एटम का एंड इस कोर को बोला गया था एज ए न्यूक्लियस। ठीक है, तो ये न्यूक्लियस के बारे में सबसे पहले इंफॉर्मेशन हमें प्रोवाइड की थी बाय अर्नस्ट रदरफोर्ड। तो न्यूक्लियस के अंदर जो पार्टिकल्स होते हैं उनको बोला जाता है न्यूक्लियॉन्स। न्यूक्लियॉन्स मतलब क्या होता है, पार्टिकल्स situated inside the nucleus। जो न्यूक्लियस के अंदर होते हैं उनको बोला जाता है न्यूक्लियॉन्स। क्या है न्यूक्लियॉन्स का मतलब, न्यूक्लियस के अंदर के पार्टिकल। अब न्यूक्लियस के अंदर कौन कौन होता है, हमें मालूम है कि न्यूक्लियस के अंदर बस दो पार्टिकल्स है, एक प्रोटॉन दूसरा न्यूट्रॉन। तो इसका मतलब जो न्यूक्लियॉन्स हम यहाँ पे स्टडी करेंगे वो दो टाइप के हैं। पहला वाला आता है प्रोटॉन। अभी प्रोटॉन मतलब क्या होता है, व्हाट इज मीन बाय प्रोटॉन? तो बेसिकली प्रोटॉन मतलब है इट्स ए पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल। क्या है प्रोटॉन मतलब? इट्स ए पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल जिसका चार्ज होता है 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम। मतलब 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम, ये उसका मैग्नीट्यूड हो गया चार्ज का। एंड उस चार्ज की पोलैरिटी यहां पे बोली गई है क्या है, पॉजिटिव है। और उसका मास भी होता है, दैट इज मास ऑफ प्रोटॉन, ये होता है 1.67 इंटू 10 टू द पावर -27 केजी। ठीक है, एंड इस पार्टिकल को, प्रोटॉन को गोल्डस्टेन ने डिस्कवर किया था। ठीक है, उसी तरह से सेकंड पार्टिकल आता है न्यूक्लियॉन में जिसको बोला जाता है न्यूट्रॉन। अभी न्यूट्रॉन मतलब क्या है? तो बेसिकली न्यूट्रॉन इज ए न्यूट्रल पार्टिकल। न्यूट्रॉन को चार्जलेस नहीं बोलना है, क्या बोलना है, न्यूट्रल बोलना है। क्यों न्यूट्रल बोलना है? आगे जाके जब हम रेडियो एक्टिविटी डिस्कस करेंगे तो वहां पे एक पॉइंट आएगा जहां पे थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाएगा, क्योंकि मैं बीटा पार्टिकल के इमिशन के बारे में वहां पे बोलूंगा कि बीटा इमिशन में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स और पॉजिट्रॉन इमिटेड फ्रॉम द न्यूक्लियस। लेकिन न्यूक्लियस में तो इलेक्ट्रॉन है ही नहीं, फिर इमिट कैसे हो गए, वो एक्सप्लेन करने के लिए या हमें न्यूट्रॉन की न्यूट्रलिटी यूज करनी पड़ती है, तब हम उसको चार्जलेस नहीं बोल सकते। चार्जलेस में एंड न्यूट्रल में क्या डिफरेंस है? चार्जलेस का मतलब कोई भी चार्ज प्रेजेंट नहीं है, न्यूट्रल का मतलब चार्जेस प्रेजेंट है लेकिन जितने पॉजिटिव चार्जेस है उतनी नेगेटिव चार्जेस है। जैसे कि हम बोलते हैं कि एटम ऑफ एवरी एलिमेंट इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, इसका मतलब एटम में चार्जेस है लेकिन जितने चार्जेस पॉजिटिव पोलैरिटी के हैं उतनी चार्जेस नेगेटिव पोलैरिटी के हैं, इसलिए वो न्यूट्रलिटी मेंटेन होती है। सेम केस न्यूट्रॉन की है, ये जो है न्यूट्रल पार्टिकल है, न्यूट्रल पार्टिकल है मतलब इसके ऊपर भी चार्जेस होते हैं, जितना चार्ज पॉजिटिव है उतना ही चार्ज नेगेटिव है। हम उसको चार्जलेस नहीं बोलेंगे, चार्जलेस नहीं बोलेंगे क्यों? क्योंकि यहाँ पे चार्जेस है, न्यूट्रल बोलेंगे। लेकिन चार्जेस कौन सा है?
तो वो आगे जाके हम वहां पे देखने वाले हैं, ठीक है। कुछ क्वार्क्स होते हैं जिनके चार्जेस जो है प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन को बनाने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। देन न्यूट्रॉन के पास मास भी है। न्यूट्रॉन का मास कितना है? स्लाइटली प्रोटॉन से थोड़ा सा बड़ा है। एक्चुअल में प्रोटॉन का मास होता है 1.672 इंटू 10⁻⁻27 kg, और न्यूट्रॉन का मास होता है 1.674 इंटू 10⁻⁻27 kg। लेकिन पहले से 10⁻⁻27 है और उसमें थर्ड डिजिट के बाद में चेंज आ रहा है, इसलिए वो चेंज हम कंसीडर नहीं करते। वो बस थ्योरेटिकली बोलने के लिए है कि न्यूट्रॉन का मास प्रोटॉन से ज्यादा है। प्रैक्टिकली दोनों का मास हम कंसीडर करते हैं एज 1.67 इंटू 10⁻⁻27 kg, ठीक है। तो बेसिकली न्यूक्लियस होता है मतलब हर एक एटम की कोर होती है, उस न्यूक्लियस में न्यूक्लियॉन्स होते हैं। न्यूक्लियॉन्स होते हैं मतलब न्यूक्लियस के इनसाइड पार्टिकल्स होते हैं। और ये जो न्यूक्लियॉन्स है बेसिकली वो दो टाइप के हैं, एक पॉजिटिवली चार्ज है, दूसरा न्यूट्रल है। देखो इलेक्ट्रॉन कहां पे होता है? न्यूक्लियस के सराउंडिंग में सर्कुलर पाथ पे अपनी मोशन परफॉर्म करता है, यानी इलेक्ट्रॉन जो है वो न्यूक्लियस में नहीं है, इसलिए न्यूक्लियस न्यूट्रल नहीं है। न्यूक्लियस क्या है? पॉजिटिवली चार्ज है। लेकिन पूरा एटम जो है वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है, क्योंकि न्यूक्लियस का जो पॉजिटिव चार्ज है उसको बैलेंस करने के लिए सराउंडिंग के ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं? सर्कुलर मोशन परफॉर्म करते हैं, रिवॉल्यूशन परफॉर्म करते हैं। तो हर एक एटम की केस में जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं उतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बनते हैं, इसलिए एटम इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। लेकिन यहां पे एटम की बात नहीं चल रही है। एटम से रिलेटेड जितना डिस्कशन करना था वो लास्ट लेक्चर में हमने कर लिया, उसके ऊपर 7-8 वर्कशीट सॉल्व कर ली, टेस्ट भी हो गई, बहुत लोगों ने अच्छे मार्क्स भी स्कोर कर लिए, यानी एटम का कार्यक्रम अब खत्म हो गया। अब डिस्कशन चल रहा है हमारा अबाउट न्यूक्लियस। अभी न्यूक्लियस मतलब क्या है? तो रुदरफोर्ड ने जो इंट्रोड्यूस किया था कि एटम की कोर, एटम का सेंटर, जहां पे क्या होता है? पूरा पॉजिटिव चार्ज एंड अबाउट 99.9% मास, यानी एटम के मास में इलेक्ट्रॉन का मास छोड़ देंगे तो जो बचा कुचा पूरा मास है वो न्यूक्लियस में होता है। एंड न्यूक्लियस में क्या है? बेसिकली दो टाइप के पार्टिकल वहां पे प्रेजेंट है। यहाँ पे हमने देखा कौन सा है, एक पॉजिटिवली चार्ज प्रोटॉन है, दूसरा न्यूट्रल है, दैट इज न्यूट्रॉन है। उनके मासेस क्या है, चार्ज के बारे में क्या इंफॉर्मेशन है वो बोर्ड पे लिखी है। आगे टॉपिक में हमें ये बहुत रिक्वायर्ड है, मालूम है पहले से, लेकिन हमें इसी रिलेटेड डिस्कशन करना है। एकदम सिंपल कंसेप्ट है न्यूक्लियस वाली, और इसमें आने वाला जो क्वेश्चन है वो भी एकदम सिंपल आता है, एक ही फॉर्मूला है एंड एक क्वेश्चन कंपलसरी आता है बेस्ड ऑन न्यूक्लियस, इसलिए न्यूक्लियस भी हमारे लिए एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट होगा, ठीक है। तो यहाँ पे न्यूक्लियस हो गया, न्यूक्लियस के न्यूक्लियस हो गए, एक प्रोटॉन हो गया, दूसरा न्यूट्रॉन हो गया। अब उससे रिलेटेड सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है, दैट इज रेडियस ऑफ न्यूक्लियस। रेडियस ऑफ न्यूक्लियस। अब बेसिकली हमें रुदरफोर्ड ने बोला था कि जो न्यूक्लियस की साइज है, जो न्यूक्लियस की साइज है वो ऑफ द ऑर्डर ऑफ 10⁻⁻15 मीटर है। ऑफ द ऑर्डर ऑफ बोला है मतलब इस ऑर्डर में होगी, लेकिन ऐसा नहीं है कि हर एक न्यूक्लियस की जो साइज है, जो रेडियस है, वो हर बार एग्जैक्टली 10⁻⁻15 मीटर होगी। वहां पे जैसे जैसे न्यूक्लियस बढ़ेगा मतलब न्यूक्लियस की साइज बढ़ेगी, मतलब उसका एटॉमिक नंबर बढ़ेगा, प्रोटॉन के नंबर, न्यूट्रॉन के नंबर बढ़ेंगे, वैसे वैसे उसकी साइज में भी वेरिएशन आएगा। तो हर एक न्यूक्लियस की साइज कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास फॉर्मूला होता है, रेडियस ऑफ न्यूक्लियस इज गिवन बाय R is equals to R0 into A⁻⁴ एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। आज बहुत सारे क्वेश्चन बेस्ड ऑन दिस फॉर्मूला आपको सॉल्व करने हैं। वेयर R का मतलब होता है रेडियस ऑफ न्यूक्लियस, देन R0 का मतलब है कांस्टेंट है, इस केस में बोला जाता है एज ए लीनियर कांस्टेंट, और ये लीनियर कांस्टेंट की वैल्यू होती है 1.2 इंटू 10⁻⁻15 मीटर, ठीक है। ये R0 की वैल्यू कितनी है? 1.2 इंटू 10⁻⁻15 मीटर, -15 मीटर। एंड A का मतलब क्या होता है? A का मतलब है मास नंबर, मास नंबर यानी एटॉमिक मास नंबर, यानी नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, ठीक है। इनका कंप्लीट एडिशन जो होता है उसको मास नंबर बोला जाता है। तो ये मास नंबर की पावर 1/3 है, तो इसका यूज करके हम किसी भी रेडियस की, सॉरी किसी भी न्यूक्लियस की रेडियस कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। जैसे कि फॉर एग्जांपल आपको कोई एलिमेंट दिया है, ठीक है, जैसे हाइड्रोजन दिया है, हाइड्रोजन का मास नंबर कितना है? 1 है। तो अगर मुझे हाइड्रोजन की रेडियस चाहिए तो मुझे क्या करना पड़ेगा? R is equals to R0 into A फॉर हाइड्रोजन इज 1, तो ये बनेगा 1⁻⁴
1/3, बट 1 एनीथिंग इज 1, यानी कि रेडियस बनेगी 1.2 इंटू 10⁻⁻15 मीटर। इसी रेंज में जो भी एटॉमिक मास नंबर आपको दिया है वहां पे पुट करेंगे, उसका 1/3 रूट लेंगे, उसको अगर इस नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें क्या मिलेगी, वहां पे न्यूक्लियस की रेडियस मिलेगी। ठीक है, चलो 1 बाय 1 देख लो। इज एवरीथिंग क्लियर? कम ऑन फास्ट। एकदम सिंपल है, एक ही फॉर्मूला है, बस एटॉमिक मास नंबर हमें मालूम ही होता है या फिर दिया जाता है, उसको पुट करेंगे, रेडियस मिल जाएगी। अब रेडियस निकालने के बाद हमें रिक्वायरमेंट होती है न्यूक्लियस के वॉल्यूम की, एंड वॉल्यूम के बाद हम निकालते हैं डेंसिटी की। डेंसिटी की बात करते हैं, ठीक है, डेंसिटी ऑफ न्यूक्लियस। अब डेंसिटी निकालनी है हमें। डेंसिटी का इन जनरल फॉर्मूला क्या होता है कि डेंसिटी इज इक्वल्स टू होती है मास अपॉन वॉल्यूम, यानी कि रो इज इक्वल्स टू बनेगा मास डिवाइडेड बाय वी। अब कंडीशन क्या है, देखो कि हर एक एटम में जो उसका मास नंबर होता है वो उसका मास रिप्रेजेंट कर रहा है, जो मास नंबर होता है वो क्या कर रहा है, मास नंबर रिप्रेजेंट कर रहा है। यानी यहां पे कंडीशन क्या होगी, देखो दीक्षा कुछ भी, ठीक है, तो यहां पे क्या है कि जो मास नंबर आपको दिया जाता है वही मास रिप्रेजेंट करता है, क्योंकि मास नंबर का मतलब प्रोटॉन के एंड न्यूट्रॉन के टोटल नंबर जो क्या करते हैं उस न्यूक्लियस का मास रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, अब कंडीशन क्या होगी, देखो कि डेंसिटी इज इक्वल्स टू मास अपॉन वॉल्यूम है, तो मैं मास अगर मुझे कैलकुलेट करना है किसी भी न्यूक्लियस का तो मैं उसको क्या करूंगा, समझ में आ रही है कि देखो ये स्टेप, देखो न्यूट्रॉन का मास या फिर प्रोटॉन का मास हमने सेम ही लिया है, तो मास अगर निकालना है न्यूक्लियस का तो सिंपली हम क्या करेंगे, जो मास नंबर है उसको दोनों में से किसी एक मास से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि मुझे न्यूक्लियस का जो मास है वो मिलेगा A इंटू Mn। ठीक है, एकदम सिंपल है। देखो मास मतलब क्या, जैसे कि फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन है या फिर हीलियम है, हीलियम का मास नंबर कितना है, 2 है, तो हीलियम का मुझे अगर मास निकालना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, 2 इंटू मास ऑफ प्रोटॉन या फिर 2 इंटू मास ऑफ न्यूट्रॉन, जो कि दोनों सेम हमने पहले कंसिडर किए, उनकी वैल्यू पुट करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, मुझे हीलियम का मास मिलेगा। ठीक है, तो किसी भी एलिमेंट का अगर मुझे मास कैलकुलेट करना है तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, सिंपली उसके मास नंबर को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा मास ऑफ प्रोटॉन या मास ऑफ न्यूट्रॉन से। ठीक है, तो ये मास मिल गया। अब बात रहेगी वॉल्यूम की। न्यूक्लियस जो है हम कंसीडर करते हैं कि वो स्फेरिकल है, अकॉर्डिंग टू रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट्स कंक्लूजन हम उसको स्फेरिकल कंसीडर करते हैं। अगर न्यूक्लियस स्फेरिकल है तो उसकी वॉल्यूम बनेगी 4/3 इंटू पाई आर का क्यूब, स्फीयर के वॉल्यूम का फॉर्मूला है। बट इससे पहले अभी 2 मिनट पहले हमने देखा था आर इज इक्वल्स टू आर नॉट इंटू ए रेस टू 1/3 है, इसका मतलब अगर मैं यहां पे पुट करूंगा तो वॉल्यूम कितनी बनेगी, 4/3 पाई, इसका क्यूब कर रहे हैं मतलब ये बनेगा आर नॉट का क्यूब, ए रेस टू 1/3 है। अब ये सिचुएशन ऐसी बन रही है ए रेस टू 1/3 इंटू 3, तो इसका मतलब यहाँ पे 3 कैंसिल होके ये बनेगा इंटू ए, ये मिल गई मुझे वॉल्यूम। अब देखो डेंसिटी निकालनी थी, मास कैलकुलेट किया है, वॉल्यूम कैलकुलेट किया है, दोनों को पुट करेंगे, क्या होगा यहां पे लिख के देता हूं, ये जो डेंसिटी है वो बनेगी ए इंटू मास ऑफ न्यूट्रॉन या फिर प्रोटॉन डिवाइडेड बाय 4/3 पाई आर नॉट का क्यूब इंटू ए। अब इस एक्सप्रेशन में ऊपर ए नीचे ए कैंसल, तो ए अगर कैंसल हो गया मतलब एटॉमिक मास नंबर कैंसिल हो गया, इसका मतलब हम यहाँ पे क्या कंक्लूड कर सकते हैं, चलो कमन फास्ट, आई एम एक्सपेक्टिंग कंक्लूजन फ्रॉम यू। अगर डेंसिटी के फॉर्मूले में यहाँ पे मास नंबर अगर कैंसिल हो गया, इसका मतलब हम यहाँ पे कुछ तो कंक्लूजन बना सकते हैं जो हमारा बहुत इंपॉर्टेंट कंक्लूजन होने वाला है। चलो कमन फास्ट, क्या कंक्लूजन है, चलो चलो कमन फास्ट, वेरी गुड। इसका मतलब यह है सिंपली कि डेंसिटी के फॉर्मूले में अगर मास नंबर नहीं आ रहा है, इसका मतलब डेंसिटी ऑफ न्यूक्लियस इज इंडिपेंडेंट ऑफ एटॉमिक मास नंबर। फिर से, डेंसिटी ऑफ न्यूक्लियस इज इंडिपेंडेंट ऑफ मास नंबर, डेंसिटी ऑफ न्यूक्लियस इज इंडिपेंडेंट ऑफ मास नंबर, यानी कि जो न्यूक्लियस की डेंसिटी होती है वो मास नंबर पे डिपेंड ही नहीं करेगी, तो किसके ऊपर डिपेंड करेगी। अब बोर्ड पे उसका फॉर्मूला आपको मिला है, ध्यान से देखो इस फॉर्मूले को, यही है वो जिससे रिलेटेड हम डिस्कशन कर रहे हैं। Mn यानी कौन, न्यूक्लियस का मास, सॉरी न्यूट्रॉन का मास कितना है
1.6 इंटू 10 1.67 इंटू 10 टू द पावर -27, 4/3 नंबर है, पाई कांस्टेंट है, r0 लीनियर कांस्टेंट है, 1.2 इंटू 10 टू द पावर -15, यानी कि सारे यूनिवर्सल कांस्टेंट है रिलेटेड टू ये डेंसिटी का फॉर्मूला। इट मींस सारे कांस्टेंट की वैल्यू अगर पुट करेंगे तो अप्रोक्सीमेटली मुझे ये डेंसिटी मिलेगी 2.3 इंटू 10 टू द पावर 17 kg पर मीटर का क्यूब। क्या ये व्हाट इज दिस इज द डेंसिटी ऑफ न्यूक्लियस। बाय पुटिंग वैल्यूज ऑफ ऑल दीज कांस्टेंट्स आई विल गेट दिस नंबर 2.3 into 10 to the power 17 kg per meter cube. This is the density of nucleus. As it is independent of mass number, it means this density is constant for every element, every atom, every nucleus. हर एक न्यूक्लियस किसी भी एलिमेंट का हो, कहीं पे भी हो, किसी भी एटम में छुपा हो, हर बार उसकी डेंसिटी सेम रहेगी, कांस्टेंट रहेंगे। दैट विल बी 2.3 into 10 to the power 17 kg per meter cube। है क्लियर? इसका मतलब डेंसिटी जो है वो किसी के ऊपर डिपेंड नहीं करती है, डेंसिटी जो है किसी के ऊपर डिपेंड नहीं करती है, यानी डेंसिटी जो है इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ मास नंबर, इट इज कांस्टेंट फॉर ऑल द न्यूक्लियाई। एंड कितनी वो 2.3 into 10 to the power 17 kg per meter cube। ठीक है, क्लियर है? अब ये नंबर को थोड़ा ध्यान से देखो, 10 to the power plus 17 kg per meter cube, मतलब हम ऐसे बोलते हैं कि यूनिवर्स में जो ह्यूमन बीइंग को नोन एंड अननोन डेंसिटी है, उसमें अगर हाईएस्ट डेंसिटी किसी की होगी तो ये न्यूक्लियस की होगी। ये 2.3 को छोड़ दो, 2 है, 17 के ऊपर आते हैं। 10 to the power 1 मतलब 10 है, 10 to the power 2 मतलब 100 है, 10 to the power 2 मतलब 100 है, जिसको अपन 1 क्विंटल बोलते हैं। 10 to the power 3 मतलब 10 क्विंटल, 1000 kg, यानी 1 टन होता है। 10 to the power 4 मतलब 10 टन, 10 to the power 5 मतलब 100 टन। समझ में आ रहा है? जो ट्रक होती है, ट्रक, उसकी कैपेसिटी 5 टन, 10 टन, 20 टन इस तरह की होती है। और यहाँ पे कितना है? 10 to power 5, 6, 7, 8। एज्यूम करो कि एक ट्रक लिया हमने जिसके 30 से 40 टायर है और उसकी लोड कैरिंग कैपेसिटी हमको दी गई है एज ए 10 टन। तो उस केस में इमेजिन करो 10 टन मतलब कितना हुआ था? 10 to the power 4, 10 to the power 4 मतलब एक ट्रक, 10 to the power 5 मतलब 10 ट्रक, 10 to the power 6 मतलब 100 ट्रक, 10 to the power 7 मतलब 1000 ट्रक, 10 to the power 8 मतलब, समझ में रहे ना, इतने ट्रक्स लोडेड विथ आयन, है ना, आयन की शीट, आयन के रॉड, स्टील के रॉड उसके ऊपर रखे हमने, 10-10 टन की एक एक ट्रक है। ऐसे कितने ट्रक्स होंगे, समझ रहे हैं आप? और उतना सारा मास किस स्पेस में इंक्लोज किया है? 1 मीटर क्यूब के। मतलब इतना अगर बॉक्स मेरे सामने है एंड उस बॉक्स में ये सारी जो ट्रक के नंबर हम काउंट कर रहे थे, उसमें जितना आयरन है उसके इस बॉक्स में अगर लोड कर दूंगा, फिर इस बॉक्स की जो डेंसिटी बनेगी वो डेंसिटी न्यूक्लियस की, इतना हाई डेंस न्यूक्लियस है, हम उसको इमेजिन भी नहीं कर सकते। ठीक आहे, आता हा प्रश्न विचारू नका, सर असं शक्य आहे का एका मीटरच्या बॉक्स मध्ये एवढं सगळं टाकणं? न्यूक्लियस में ऑलरेडी वो फिक्स है, मतलब है ये नेचुरली प्रेजेंट है। ठीक है, तो ये हो गया बेसिक इंट्रोडक्शन ऑफ रेडियस ऑफ न्यूक्लियस, वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस एंड डेंसिटी ऑफ न्यूक्लियस। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। कुछ चिल्लर पॉइंट है जो आपको केमिस्ट्री में मालूम है, उसको मैं एक एक लाइन में, एक एक वर्ड में खत्म करने वाला हूं। एक आइसोटोप है, दूसरा आइसोबार है, तीसरा आइसोटोन है, एंड कुछ कुछ मिरर न्यूक्लियाई होते हैं। ठीक है, इनसे रिलेटेड कुछ ज्यादा खास बातें हमें डिस्कस नहीं करनी है दी, इसलिए बस यहाँ पे रिवाइज कर रहे हैं। ठीक है, आइसो का मतलब सेम होता है, टॉप में पी आ रहा है, मतलब प्रोटॉन के नंबर सेम, मतलब दो न्यूक्लियस में, दो एलिमेंट में अगर प्रोटॉन के नंबर सेम है तो उनको एक दूसरे के आइसोटोप्स बोला जाता है, आइसोटोप्स बोला जाता है। ठीक है, सेम यहाँ पे आइसो आ रहा है, यहाँ पे एन आ रहा है, तो एन आ रहा है मतलब न्यूट्रॉन के नंबर सेम, यानी कि दो एलिमेंट में, दो न्यूक्लियस में अगर न्यूट्रॉन के नंबर सेम आते हैं तो इसका मतलब वो एक दूसरे के आइसोटोन्स है। उसके बाद में यहाँ पे आइसो बार आ रहा है, आइसो मतलब सेम, बार मतलब कुछ नहीं, यानी कि अगर दो एलिमेंट के, दो न्यूक्लियस का मास नंबर अगर सेम है तो वो आइसो बार होंगे। ठीक है, एंड मिरर न्यूक्लियाई मतलब क्या होता है? जिनका मास नंबर सेम है, बस प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन के नंबर एक्सचेंज हो रही है। ठीक है, जैसे कि आपका बेरिलियम एंड लिथियम है, तो दोनों का मास नंबर 7 है, इसका एटॉमिक नंबर 4 है, इसका एटॉमिक नंबर 3 है, तो ये एक दूसरे के मिरर न्यूक्लियाई, मतलब देखो मास नंबर सेम है, यहाँ पे भी 7, यहाँ पे भी 7, लेकिन यहाँ पे प्रोटॉन के नंबर 4 है यानी न्यूट्रॉन के नंबर 3 है, यहाँ पे प्रोटॉन के नंबर 3 हो गए यानी न्यूट्रॉन के नंबर 4 हो गए, मतलब मास नंबर सेम है, लेकिन अगर प्रोटॉन न्यूट्रॉन के नंबर एक्सचेंज होते तो वो बनते मिरर न्यूक्लियाई। ठीक है, तो इससे रिलेटेड कुछ खास हमें इंपॉर्टेंट बात आगे डिस्कस नहीं करनी है, तो ये आपको केमिस्ट्री में भी मालूम है, नहीं मालूम है तो यहाँ पे मैंने बोल दिया।
आइसो मतलब सेम, टॉप में p आता है तो प्रोटॉन के नंबर सेम, आइसो मतलब सेम, टोन में n आता है मतलब न्यूट्रॉन के नंबर सेम, आइसो बार, आइसो मतलब सेम, बार में कुछ नहीं आता है मतलब मास नंबर इज सेम। एंड अभी लास्ट में देखा है कि मिरर न्यूक्लियर, मिरर न्यूक्लियर मतलब क्या होगा कि मिरर में जैसे इन्वर्टेड इमेज दिखती है उसी टाइप से एक के प्रोटॉन नंबर दूसरे के न्यूट्रॉन बनेंगे, दूसरे के न्यूट्रॉन नंबर पहले के प्रोटॉन नंबर बनेंगे। ठीक है, अभी सबसे इंपॉर्टेंट बातें रिलेटेड टू न्यूक्लियस हमें डिस्कस करनी है। ठीक है, तो यहां पे डिस्कशन स्टार्ट करते हैं रिलेटेड टू न्यूक्लियस। चलो, तो न्यूक्लियस का मतलब क्या होता है, न्यूक्लियस की डेंसिटी क्या है, न्यूक्लियस की रेडियस क्या है, वो सारी बातें हमने अभी डिस्कस कर ली थी। अभी डिस्कशन करेंगे वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट जिसको अपन न्यूक्लियर स्टेबिलिटी बोलते हैं, न्यूक्लियर स्टेबिलिटी। और ये न्यूक्लियर स्टेबिलिटी डिस्कस करने के लिए कुछ बेसिकली पॉइंट्स होंगे जो अब तक हमने बहुत बार डिस्कस किए और उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस आपको आने चाहिए थे, बहुत सारे लोगों को आ गए और उसको सॉल्व करते टाइम हमें आगे का जो पॉइंट है टॉपिक का वो मिल गया। अब कंडीशन क्या है, देखो कि हम स्टार्ट से पढ़ रहे हैं, जैसे फिजिक्स शुरू होता है पहले लेक्चर में ही मैं आपको ये एक्सप्लेन कर देता हूं कि फिजिक्स का मतलब नेचर है, फिजिक्स को पढ़ना मतलब हमारे सराउंडिंग को पढ़ना, नेचर को पढ़ना। अब नेचर में सब कुछ जो बनाए वो बनाए मैटर से, तो मैटर में कौन है, सिर्फ एटम है, हर एक मैटर को बनाने के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है, एटम है। इसका मतलब हमारे सराउंडिंग में जो कुछ भी है, जो विजिबल है, इनविजिबल है, टेंजेबल है, इनटेंजेबल है, देन बायोटिक है, अबायोटिक है, उन सारों को हम पढ़ते हैं फिजिक्स में। और ये सारे बनते हैं फ्रॉम एटम इटसेल्फ। अब एटम में है क्या, एटम का एक फिक्स स्ट्रक्चर है जिसमें क्या है कि एक पॉजिटिवली चार्ज हेवी कोर है जिसमें प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स है, उसके सराउंडिंग में इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं, सर्कुलर मोशन परफॉर्म करते हैं, जिसमें प्रोटॉन का चार्ज पॉजिटिव है, न्यूट्रॉन जो है वो न्यूट्रल पार्टिकल, इलेक्ट्रॉन का निगेटिव है, लेकिन ये इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के बाहर रिवॉल्यूशन परफॉर्म करते हैं। और उससे रिलेटेड एक कॉमन सेंस वाली बात है जो आप 9th स्टैंडर्ड से पढ़ रहे हैं और आपको मालूम है कि बेसिकली क्या होता है कि जो चार्जेस होते हैं वो दो टाइप के, एक पॉजिटिव चार्ज है, दूसरा निगेटिव चार्ज है। एंड अगर यहाँ पे लाइक पोलैरिटी के चार्ज को हम क्लोज लेके आए, पॉजिटिव चार्ज एंड पॉजिटिव चार्ज, तो एक दूसरे को वो रिपेल करते हैं। एट द सेम टाइम अगर मैंने अनलाइक चार्ज लेके आ गया, एक पॉजिटिव है दूसरा निगेटिव है, तो वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। लेकिन मैं अगर पॉजिटिव पॉजिटिव या फिर निगेटिव निगेटिव को एक दूसरे के पास लेके आऊंगा तो वो क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। ये बात सबको क्लियर है कि लाइक चार्जेस ऑलवेज रिपेल ईच अदर। अब ये सारे डिस्कशन का थोड़ा सा पॉइंट से रिलेटेड हम मतलब कॉन्टेक्ट लगाते हैं कि बेसिकली देखो कि जो न्यूक्लियस की साइज है, साइज ऑफ न्यूक्लियस ये होती है ऑफ द ऑर्डर ऑफ 10 टू द पावर -15 मीटर। इधर उधर थोड़ा सा डिफरेंस होता है लेकिन ये बहुत बड़ा डिफरेंस नहीं होगा, 10 टू द पावर -15 मीटर। इसके मल्टीप्लीकेशन वाला जो नंबर है उसमें डेसिमल से रिलेटेड एक दो डिजिट में चेंज होगा बस। ये साइज है न्यूक्लियस की 10 टू द पावर -15 मीटर। अब इस नंबर को इमेजिन करो कि 1 मीटर, देन 1 सेंटीमीटर, देन 1 मिलीमीटर। 1 मिलीमीटर मतलब इतना छोटा, 1 मिलीमीटर ठीक है, हम इमेजिन कर सकते, देख सकते स्केल के ऊपर। 1 मिलीमीटर को अगर और छोटा करेंगे, 1 मिलीमीटर मतलब 10 टू द पावर -3 है, और छोटा करेंगे -6 यानी माइक्रोमीटर, हम देख ही नहीं सकते, उसका सेपरेशन समझ नहीं सकते, इतना छोटा है। उसको और छोटा करना है 10 टू द पावर -9 मतलब नैनोमीटर, और छोटा करना है 10 टू द पावर -12 मतलब पिकोमीटर, और छोटा करना है 10 टू द पावर -15 मतलब फर्मीमीटर। इतना छोटा सा न्यूक्लियस है कि मैं इसे यहाँ पे शो भी नहीं कर सकता। ये न्यूक्लियस समझ रहे हैं आप, इतने छोटे से स्पेस में क्या है। फॉर एग्जाम्पल कोई भी एक एलिमेंट ले लेते, जैसे हम सबका फेवरेट होता है जिसने पूरे वर्ल्ड को डरा दिया है, दैट इज यूरेनियम। अब ये यूरेनियम की अगर बात करेंगे तो इसके डिफरेंट आइसोटोप है, मैं सबसे एक्टिव वाला 235 नंबर का कंसिडर करता हूं। ये एटम मतलब किसी भी एलिमेंट का रिप्रेजेंटेशन का फॉर्मूला है, यूरेनियम 92 235। अब यहाँ पे जो 92 है इसका मतलब क्या है, चलो कमेंट सेक्शन में आंसर चाहिए मुझे। कमेंट फर्स्ट, जो 92 है व्हाट इट मींस। व्हाट इट मींस क्या होता है उसका मतलब, वेरी गुड, एटॉमिक नंबर, एटॉमिक नंबर, यस बराबर है, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ, वेरी गुड प्रणव, करेक्ट है। एटॉमिक नंबर 92 है, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ
कि न्यूक्लियस जिसकी बात हम कर रहे थे, न्यूक्लियस जिसकी बात हम कर रहे थे, उसमें यूरेनियम के 92 प्रोटॉन्स है। अब थोड़ा सा इमेजिन करो, स्पेस कितना है, इतना छोटा है, 10⁻⁻15 मीटर वाला, और उसमें कितने प्रोटॉन्स भरे पड़े हैं। अगर एक यूरेनियम की बात करेंगे तो 92 प्रोटॉन्स है। मतलब इतने कम स्पेस में ये सारे प्रोटॉन कंबाइन ही रह रहे हैं, मतलब ये एक दूसरे को ऐसे चिपक के बैठे हैं न्यूक्लियस में, तो ये रिपेल नहीं करते क्या? अगर ये रिपेल करते हैं तो फिर भी रिपेल करने के बाद एक दूसरे को क्लोज ऐसे पैक ऐसे छोटे स्पेस में वो कैसे रह सकते हैं? ये मेरा क्वेश्चन है, ठीक है। तो आई एम एक्सपेक्टिंग सम आंसर्स फ्रॉम यू। हाउ इट इज पॉसिबल कि सारे प्रोटॉन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज को तो रिपेल करता है, लेकिन ये सारे अगर न्यूक्लियस के अंदर हमने पैक करके रखे, बांध के रखे, फिर ये कैसे रहते हैं न्यूक्लियस के अंदर? हाउ इट इज पॉसिबल, ये मेरा क्वेश्चन है। यूरेनियम की बात ले लो, या फिर आपका फेरस आयन ले लो, या फिर कोई भी एलिमेंट ले लो, हर एक एलिमेंट में वही केस है। हाइड्रोजन में एक प्रोटॉन है, उसको छोड़ दो, हाइड्रोजन छोड़ के बाकी सारों को अगर मतलब बाकी सब लोगों को अगर डिस्कस करेंगे एलिमेंट को, तो सबके न्यूक्लियस में मोर देन 1 प्रोटॉन है। तो ये रिपेल नहीं करते क्या? फिर रिपेल करते तो रिपल्शन को ओवरकम करके उस छोटे से स्पेस में कैसे रह सकते हैं? हाउ इट इज पॉसिबल, ये मेरा क्वेश्चन है। वेरी गुड, चलो आई एम एक्सपेक्टिंग आंसर्स, आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर्स। तो सारे लोगों के आंसर करेक्ट है। फोर्स ऑफ न्यूक्लियस ओवरकमिंग देयर फोर्सेस, इंटरमोलिकुलर फोर्सेस। सर्वेश, इंटरमोलिकुलर मतलब मॉलिक्यूल्स की बिटवीन, यहाँ पे एटम की भी बात नहीं चल रही है, न्यूक्लियस की चल रही है। न्यूक्लियर फोर्स, वेरी गुड, सब लोगों के आंसर्स करेक्ट है, बट थोड़ा सा इनकम्प्लीट है। आई वांट प्रॉपर आंसर, ठीक है, पूरा आंसर रिक्वायर्ड था, लेकिन ठीक है। हाँ सेजल, वेरी गुड, एक्सचेंज ऑफ मेजॉन्स बिटवीन देम, एक्सलेंट आंसर, वेरी गुड, ये करेक्ट आंसर है। अब कंडीशन क्या है, देखो ये जो क्वेश्चन अभी मैंने आपको बोला है, ये क्वेश्चन आपको केमिस्ट्री का पहला टॉपिक पढ़ा था, स्ट्रक्चर ऑफ एटम, उसी दिन आना चाहिए था कि सारे प्रोटॉन तो लाइक चार्ज वाले, पॉजिटिव चार्ज वाले, तो एक दूसरे को ओवरकम कर मतलब रिपेल करके वो न्यूक्लियस के बाहर आना चाहिए, क्यों नहीं आते हैं? फिर उसके लिए हमें सबसे पहले आंसर दिया जाता है, हमारे फिजिक्स का पहला टॉपिक है फिजिकल वर्ड, जो एग्जाम में नहीं है इसलिए हम उसको पढ़ते नहीं है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में उससे रिलेटेड क्वेश्चन नहीं आते, उसमें आपको 4 फंडामेंटल फोर्सेस इन नेचर एक्सप्लेन किए जाते हैं। एक ग्रेविटेशनल फोर्स, दूसरा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, तीसरा होता है स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, ठीक है। यानी कि ये जो मैंने अभी क्वेश्चन पूछा था, आपको मालूम है ये क्वेश्चन का आंसर होता है स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। अब ये स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स मतलब क्या है? द फोर्स विच इज रिस्पॉन्सिबल टू होल्ड और टू बाइंड ऑल न्यूक्लियॉन्स टुगेदर। क्या ये स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स मतलब? द फोर्स which is responsible to hold or bind all the nucleons together। सारे न्यूक्लियॉन्स को, न्यूक्लियॉन्स मतलब समझ में आता है प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स, पकड़ के रखने के लिए, बाइंड करके रखने के लिए एक फोर्स रिस्पॉन्सिबल है, जिसको बोला जाता है स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। अब ये स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स मतलब क्या है? बेसिकली ये जो है स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स इन नेचर, स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स इन नेचर, हमारे नेचर का सबसे स्ट्रांग फोर्स है। इससे स्ट्रांग फोर्स हमें आज तक नोन नहीं है। ये इतना स्ट्रांग है कि इसको ओवरकम करके हमने मतलब ह्यूमन बीइंग ने आज तक न्यूक्लियस में घुस के प्रोटॉन बाहर नहीं निकाला है। इसलिए मैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में भी ये पार्ट एक्सप्लेन करता हूं कि हर बार जब भी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होती है, कंडक्शन की प्रोसेस में हर बार इलेक्ट्रॉन ही रिस्पॉन्सिबल है, प्रोटॉन वहां पे इन्वॉल्व ही नहीं है, प्रोटॉन वहां पे इन्वॉल्व हो ही नहीं सकते, होना चाहते हैं लेकिन ये स्ट्रांग न्यूक्लियर फोर्स उनको न्यूक्लियस के बाहर आने के लिए परमिट ही नहीं करता है, अलाउ ही नहीं करता, ये प्रॉब्लम होता है। इतना स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स है, ठीक है। अब ये स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स जो है इसकी एक स्पेशलिटी है। क्या स्पेशलिटी है? इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ, इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ चार्जेस। मतलब ये चार्ज से कुछ लेना देना नहीं है, कौन पॉजिटिव है कौन निगेटिव है, कुछ लेना देना नहीं है। मतलब जो न्यूक्लियर फोर्स बिटवीन 2 न्यूट्रॉन होगा, उतना ही न्यूक्लियर फोर्स बिटवीन 2 प्रोटॉन होगा, एंड उतना ही न्यूक्लियर फोर्स बिटवीन 1 प्रोटॉन एंड 1 न्यूट्रॉन होगा, ठीक है। आई थिंक लास्ट ईयर के नीट में सेम पार्ट के ऊपर, इसी कंसेप्ट के ऊपर डायरेक्ट क्वेश्चन था, ठीक है। तो न्यूक्लियर फोर्स जो है वो एक दूसरे के ऊपर मतलब डिपेंड कैसे करते हैं? चार्ज के ऊपर डिपेंड नहीं करते हैं, वो चार्ज पे इंडिपेंडेंट है।
जैसे कि न्यूट्रॉन तो न्यूट्रल है, लेकिन न्यूट्रॉन के बिटवीन जो फोर्स है वही फोर्स प्रोटॉन की बिटवीन है, वही फोर्स प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन के बिटवीन होता है। तो ये स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स रिलेटेड सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। और कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं रिलेटेड टू स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, इट्स ए शॉर्ट रेंज फोर्स, एकदम शॉर्ट रेंज है, मतलब इसका कंसीडरेशन है ओनली अप टू 10 टू द पावर -15 मीटर, 10 टू द पावर -12 मीटर पे तो ये जीरो ही बन जाता है। मतलब न्यूक्लियस के अंदर जब तक न्यूक्लियस है तभी ये पकड़ के रखेगा। एक आधा न्यूक्लियस के बाहर जाने का ट्राई कर रहा है और गलती से चला गया, फिर स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स उसको कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि इसकी रेंज ही 10 टू द पावर -15 मीटर है, ठीक है। शॉर्ट रेंज फोर्स है। तो ये तीन इंपॉर्टेंट बातें रिलेटेड टू स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स विच इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है। चलो है क्लियर। उसमें सबसे इंपॉर्टेंट कि तीनों केस में मतलब न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन, प्रोटॉन प्रोटॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन के बिटवीन जो फोर्सेस होते हैं दे आर सेम, दे आर सेम, ठीक है। अब ये तो क्लियर हो गया कि ये स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स जो है वो रिस्पॉन्सिबल है किसके लिए, सब न्यूक्लियॉन्स को, मतलब जो प्रोटॉन प्रोटॉन एक दूसरे को रिपेल करते हैं उनके रिपल्शन को ओवरकम करने के लिए। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, जब हम फिजिक्स पढ़ते हैं तो ऐसे टेम्पररी आंसर्स हमारे काम के नहीं होते हैं। मतलब हमें ये तो समझ में आ गया कि यहाँ पे जो फोर्स है वो क्या कर रहा है, सारे न्यूक्लियस को पकड़ के रख रहा है। लेकिन जैसे हम मैकेनिक्स पढ़ते हैं कि जब भी फोर्स अप्लाई होता है यानी वहां पे वर्क डन होता है, जब भी फोर्स अप्लाई होता है मतलब वहां पे वर्क डन होता है, एंड वर्क डन अगर करना है तो हमें रिक्वायरमेंट होती है एनर्जी की। तो उसी से रिलेटेड ये पार्ट यहाँ पे आता था, बहुत दिनों से ये क्वेश्चन पेंडिंग था कि ये स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स आया कहां से। जैसे फॉर एग्जांपल हमें ग्रेविटेशनल फोर्स मालूम है कि नेचर में एक टेंडेंसी बनी है मास वाली, जिसका काम ही है कि दूसरा मास दिखा कि उसको अट्रैक्ट करो या फिर रिपेल करो, है ना। इलेक्ट्रोमैग्नेट के लिए हमें मालूम है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स रिलेटेड, कि अगर चार्जेस है तो रेस्ट में होंगे तो वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एक्सर्ट करेंगे, मोशन में सेट होंगे, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेंगे और फिर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेस वहां पे एक्ट होंगे। तो ये स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स आया कहां से, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट, इसको कौन प्रोवाइड कर रहा है। अब चलो कमेंट फास्ट, आई एम एक्सपेक्टिंग आंसर्स फ्रॉम यू। चलो चलो कमेंट फास्ट, आया कहां से स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर। देखो बेसिक बातें क्या है कि ये फोर्स, ये तो जादू का नहीं होगा, जादू होती है, होती नहीं ऐसी नहीं है, मैजिक है, मैजिक के ऊपर ही दुनिया चलती है। एंड उस मैजिक का जो रीजन है, मैकेनिज्म है, वही पढ़ना मतलब फिजिक्स को पढ़ना है, ठीक है। देखो कंडीशन क्या है, न्यूक्लियस में है कौन, सिर्फ न्यूक्लियॉन्स है। तो ये फोर्स को प्रोवाइड करने के लिए कहीं ना कहीं पे, कहीं से तो किसी भी तरीके से सिर्फ और सिर्फ न्यूक्लियॉन से रिस्पॉन्सिबल होने चाहिए। लेकिन ये न्यूक्लियस कैसे रिस्पॉन्सिबल हो गए, न्यूक्लियस कैसे एक दूसरे के ऊपर फोर्स एक्सर्ट करेंगे, ये प्रोटॉन प्रोटॉन को तो रिपेल करना है, ये इनकी नेचुरल टेंडेंसी है चार्ज वाली। फिर ये स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स कहां से आ गया उनके बिटवीन, इसका रीजन हमें बहुत दिनों तक मालूम नहीं था। लेकिन हमें मालूम है कि सेंचुरी का सबसे ग्रेटेस्ट साइंटिस्ट अल्बर्ट आइंस्टाइन आ गया और उसने एक इक्वेशन बोल दिया, जिस इक्वेशन ने सेकंड वर्ल्ड वॉर भी किया था। और अब तक वर्ल्ड की जो मतलब इक्वेशन है वो सिर्फ और सिर्फ ये आइंस्टाइन की इक्वेशन से चेंज हो चुके हैं, दैट इज E = m × c का स्क्वायर। ये इक्वेशन मतलब सबसे भयानक इन्वेंशन था अल्बर्ट आइंस्टाइन का, E = m × c का स्क्वायर। यहाँ पे E का मतलब है एनर्जी, E का मतलब क्या है, एनर्जी। मास, m का मतलब क्या है, मास। C का मतलब क्या है, स्पीड ऑफ लाइट, ठीक है। तो इस तरह से ये जो E = m × c का स्क्वायर है, ये एक्सप्रेशन है, ये इक्वेशन है जिसको आइंस्टाइन ने डिराइव किया था। एंड इसको डिराइव करते टाइम आइंस्टाइन मास के बारे में एक नई इंफॉर्मेशन लेके आ गया था। इससे पहले हमें क्या मालूम था, हमें दो चीजें मालूम थी। पहले जो आप 7th 8th स्टैंडर्ड से पढ़ रहे कि कंटेंट ऑफ मैटर इन द गिवन बॉडी इज कॉल्ड एज मास, कंटेंट ऑफ मैटर इन द गिवन बॉडी इज कॉल्ड एज मास, ये पढ़ रहे थे आप। जब मैंने ग्रेविटेशन पढ़ाया तो मैंने आपको एक नई टेंडेंसी बोल दी कि ग्रेविटेशन में जब हमें मास को कंसीडर करना है तो मास को हम डिफाइन करते हैं कि मास इज ए टेंडेंसी बाय वर्च्यू ऑफ व्हिच बॉडी विल प्रोड्यूस ग्रेविटेशनल फील्ड अराउंड इट। ये आइंस्टाइन आता है और मास की तीसरी डेफिनेशन लेके आता है, तीसरी डेफिनेशन बनाता है और आइंस्टाइन एक्सप्लेन करता है कि मास 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 क्या है, मास इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी। ये बात आइंस्टाइन ने सबसे पहले एक्सप्लेन की थी कि मास मतलब क्या है,
ये स्टोर्ड फॉर्म ऑफ एनर्जी है। मास मतलब क्या है? स्टोर्ड फॉर्म ऑफ एनर्जी है। अगर मास एनर्जी हो गई तो इसका मतलब क्या हो गया? जैसे बाकी एनर्जी के लिए बारे में हमें मालूम है कि एनर्जी नेदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड बट इट कैन बी ओनली कन्वर्टेड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। वही पार्ट अगर यहां पे अप्लाई करेंगे तो हमें मालूम होता है कि मास भी एक एनर्जी है। तो अगर हम मास को डिस्ट्रॉय कर देंगे, अगर हम मास को डिस्ट्रक्ट कर देंगे, तो डिस्ट्रक्टेड मास, डिस्ट्रॉयड मास विल लिबरेट सर्टन अमाउंट ऑफ एनर्जी विच इज गिवन बाय E इक्वल टू mc स्क्वायर। अगर हमने मास को डिस्ट्रक्ट कर दिया तो मास के डिस्ट्रक्शन का कन्वर्जन क्या होता है? एनर्जी में होता है। ये बात अल्बर्ट आइंस्टाइन ने एक्सप्लेन की थी। अब इस एक्सप्लेनेशन को अगर ध्यान में रखेंगे तो बेसिकली क्या होता है, देखो बहुत सारे एग्जांपल है जो हम ऑब्जर्व कर रहे थे, लेकिन एक पर्टिकुलर जो ऑब्जर्वेशन का व्यू था वो इसके पास था, इसलिए इसने ये डिस्कवर करके पहले बोला है। जैसे आपको मालूम है कि ह्यूमन बीइंग की बॉडी की डेड बॉडी बनने के बाद हम क्या करते हैं, उसको मतलब इग्नाइट करते हैं, और उसके बाद में क्या होता है कि जो बॉडी का मास है वो रिड्यूस होता है, कुछ मास बचता है, हाडो बीडो वास्ते, ठीक है, लेकिन बाकी का मास कहां पे गया? तो वो बाकी का मास जब हमने उसको इग्नाइट किया था तो हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो गया, ठीक है, और वो एनर्जी सराउंडिंग में अगेन डिफरेंट फॉर्म में कन्वर्ट होने लगी। मतलब जब जब ये मास डिस्ट्रक्ट होता है तब क्या होता है, वहां पे अमाउंट ऑफ एनर्जी, डिफरेंट फॉर्म की एनर्जी जनरेट होती है, ठीक है। वही बात अल्बर्ट आइंस्टाइन यहाँ पे एक्सप्लेन कर रहा था। यानी कि क्या है, देखो बेसिकली जैसे कि फॉर एग्जांपल हम खुद का मास यहाँ पे एक्सप्लेन करते हैं, आएंगे उसके ऊपर। सबसे पहले न्यूक्लियस के ऊपर आते हैं। जैसे मास ऑफ प्रोटॉन, कितना है मास ऑफ प्रोटॉन? आज मॉर्निंग में वही लिख के दिया था, मास ऑफ प्रोटॉन है 1.67 इंटू 10 टू द पावर -27 kg। तो आइंस्टाइन के मतलब आइंस्टाइन के इक्वेशन के अकॉर्डिंग अगर मैंने प्रोटॉन को डिस्ट्रॉय कर दिया, प्रोटॉन को डिस्ट्रक्ट कर दिया, तो मुझे कितनी एनर्जी मिलेगी, वो हम इस इक्वेशन का यूज करके कैलकुलेट कर सकते हैं। देखो क्या होगा, एनर्जी लिबरेटेड इन द प्रोसेस ऑफ डिस्ट्रक्शन ऑफ प्रोटॉन, ये हम एज्यूम कर रहे हैं, या फिर हम उसका ऐसे भी बोल सकते हैं कि एनर्जी इन द प्रोटॉन ड्यू टू इट्स मास, मास की वजह से प्रोटॉन की एनर्जी कितनी होगी वो हम यहाँ पे कैलकुलेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये फॉर्मूला है m इंटू सी स्क्वायर, ये वैल्यूज अगर पुट करेंगे तो मास बना 1.67 इंटू 10 टू द पावर -27। सी यानी लाइट की स्पीड है, कितनी है, 3 इंटू 10 टू द पावर 8 मीटर पर सेकंड, 3 इंटू 10 टू द पावर 8 मीटर पर सेकंड। इसका अगर स्क्वायर करेंगे तो 3 का स्क्वायर 9, 10 टू द पावर 8 है, उसका स्क्वायर बनेगा 16, पावर की पावर का मल्टीप्लीकेशन होता है। अब इस नंबर को सिंप्लीफाई करना है, ठीक है, सबको टेबल आता है, करो। कितना आ रहा है, 15.03 इंटू 10 टू द पावर, बेस से में पावर के एडिशन -27 प्लस 16, 10 टू द पावर -11 जूल। इतनी एनर्जी एक प्रोटॉन कैरी करता है, या फिर एक प्रोटॉन को अगर हमने डिस्ट्रक्ट किया तो इतनी अमाउंट ऑफ एनर्जी क्रिएट होती है। सेम एनर्जी अगर मुझे इलेक्ट्रॉन वोल्ट में चाहिए तो मैं क्या करूंगा, इस 15.03 को यानी 15.03 इंटू 10 टू द पावर -11 को डिवाइड करूंगा 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 से, ये मिलेगा मुझे इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। 15.03 इंटू 10 टू द पावर -11 डिवाइडेड बाय 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अगर ये डिवीजन करेंगे, आप कैलकुलेशन करेंगे मोबाइल पे, तो अप्रोक्सीमेटली इसकी वैल्यू आती है, कितनी आती है, 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये नंबर एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट है, आज आपको बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए हेल्प करने वाला है, ठीक है। ऋतुजा करेक्ट है, बस क्या करो, 10 की पावर सिंप्लीफाई करो। तो यहाँ पे एक प्रोटॉन जो है उसके पास कितनी अमाउंट ऑफ एनर्जी होती है, 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। मेगा का मतलब 10 टू द पावर 6, इलेक्ट्रॉन वोल्ट हमने ही कन्वर्जन किया है उसका, ठीक है, 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 से डिवाइड करके। ये नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एक प्रोटॉन है या फिर एक न्यूट्रॉन है, क्योंकि प्रोटॉन न्यूट्रॉन का मास सेम है, दोनों को अगर हम यहाँ पे डिस्ट्रक्ट करेंगे तो उनसे, उनके डिस्ट्रक्शन से जो एनर्जी मिलती है उसकी वैल्यू मैंने बोर्ड पे लिखी है। अब ये एनर्जी क्यों काम की है, इससे रिलेटेड मैं एक छोटा सा पॉइंट यहाँ पे इंट्रोड्यूस कर रहा हूं जो आपको क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए हेल्प करेगा, दैट इज 1AMU, 1AMU। अब ये AMU का मतलब होता है एटॉमिक मास यूनिट। क्या है, एटॉमिक मास यूनिट। जैसे हम न्यूक्लियर फिजिक्स स्टडी करते टाइम जूल वाली बड़ी एनर्जी हर बार कंसीडर नहीं करते,
उसको छोटे फॉर्म में अगर कन्वर्ट करना है तो हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन वोल्ट वाली टर्म यूज करते हैं। वैसे न्यूक्लियस में बड़ा बड़ा मास नहीं होता है, एकदम छोटा छोटा मास होता है, तो ये छोटे से मास का यूनिट हम बनाते हैं और उसको बोला जाता है एटॉमिक मास यूनिट। अब ये एटॉमिक मास यूनिट मतलब क्या होता है, ये होता है 1/12 ऑफ मास ऑफ न्यूट्रल C612 एटम। ये जो कार्बन का C612 न्यूट्रल स्टेट वाला एटम है, उसका जो टोटल मास होगा उसको अपन 12 से मतलब 12 से डिवाइड करते हैं, एंड ये जो नंबर आता है वो होता है 1.66 इंटू 10 टू द पावर -27 kg। लेकिन हम फॉर फर्दर कैलकुलेशन ये 1 AMU को इतना प्रिसाइजली कंसीडर नहीं करते हैं, इसको कंसीडर करते हैं एज ए इक्वल टू मास ऑफ प्रोटॉन या फिर मास ऑफ न्यूट्रॉन। तो यहां से आगे याद रखो, ये बस डिफाइन करने के लिए है, न्यूमेरिकल MCQ सॉल्व करने के लिए कुछ काम का नहीं है, वहां पे हमें ये काम में आएगा कि 1 AMU यानी प्रोटॉन का मास या फिर न्यूट्रॉन का मास, 1 AMU यानी प्रोटॉन का मास न्यूट्रॉन का मास। बोर्ड पे जो डेटा दिख रहा है आपको, इट इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट डेटा। देखो 1 AMU एटॉमिक मास यूनिट, इसका मतलब होगा मास ऑफ प्रोटॉन, इधर मास ऑफ प्रोटॉन और मास ऑफ न्यूट्रॉन, इधर मास ऑफ प्रोटॉन और मास ऑफ न्यूट्रॉन इज 1 AMU। अभी हमने देखा था कि एक प्रोटॉन या एक न्यूट्रॉन के डिस्ट्रक्शन के बाद में 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट इतनी एनर्जी लिबरेट होती है। इसका मतलब, अब मैं टॉपिक का सबसे इंपॉर्टेंट कंक्लूजन यहाँ पे लिखने जा रहा हूं, जो आपको क्वेश्चन सॉल्व करते टाइम बहुत हेल्प करेगा और जिससे रिलेटेड कंसिस्टेंटली नीट के एग्जाम में क्वेश्चंस आ रहे हैं, ठीक है। दैट इज एनर्जी इक्विवेलेंट टू 1 AMU इज 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। मतलब कि आगे जो क्वेश्चंस हमें सॉल्व करने पड़ेंगे उसमें हम क्या करेंगे, बस कितने मास का डिस्ट्रक्शन हो रहा है वो कैलकुलेट करेंगे AMU में। अगर वहां पे हमें मिल रहा है कि मास का डिस्ट्रक्शन सपोज 1 AMU है, तो इसका मतलब हम डायरेक्टली बोल सकते हैं कि कितनी एनर्जी इमिट होगी, लिबरेट होगी, 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट इतनी एनर्जी इमिट होगी या लिबरेट होगी। अगर वहां पे 10 AMU इतना मास डिस्ट्रक्ट हो रहा है तो 10 इंटू 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट इतनी अमाउंट ऑफ एनर्जी लिबरेट होगी, ठीक है। सेम पार्ट जरूरी नहीं है लेकिन है डिस्कशन से रिलेटेड, तो मैं यहाँ पे बोल देता हूं कि अगर हमने इलेक्ट्रॉन का मास कैलकुलेट करने का सोचा तो हमें क्या करना पड़ेगा, अगेन E इक्वल टू M इंटू सी स्क्वायर, इलेक्ट्रॉन का मास 9.1 इंटू 10 टू द पावर -31 इंटू सी का स्क्वायर मतलब 9 इंटू 10 टू द पावर 16 डिवाइडेड बाय इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करना है तो 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19। अब इसको सिंप्लीफाई करो, चलो कॉमन पास कितना आता है आंसर बोलो। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो यू विल गेट आंसर इन द रेंज ऑफ 0.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। मतलब एक इलेक्ट्रॉन को डिस्ट्रक्ट करेंगे तो वो इलेक्ट्रॉन कितनी एनर्जी लिबरेट करता है, 0.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। या फिर एक इलेक्ट्रॉन जो है उसके पास खुद की एनर्जी कितनी होती है, 0.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसका ज्यादा काम नहीं है लेकिन थ्योरेटिकल क्वेश्चन में आ गया तो उसके लिए इंफॉर्मेशन रखो, लेकिन ये बहुत काम का है। हम मास डिस्ट्रक्शन में कितना मतलब मास डिस्ट्रक्ट हुआ है वो AMU में कैलकुलेट करेंगे, एंड 1 AMU इक्विवेलेंट टू 931। उसके बाद हम एक स्टेप में क्या कर सकते हैं, वहां पे एनर्जी कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया आइंस्टाइन का सबसे इंपॉर्टेंट इन्वेंशन, रिलेशन मास एनर्जी, मतलब गिवन मास से रिलेटेड कितनी अमाउंट ऑफ एनर्जी लिबरेट होती है, और वो हमने देखी है प्रोटॉन से रिलेटेड, इलेक्ट्रॉन से रिलेटेड। अभी हम खुद से रिलेटेड भी देख सकते हैं कि हमारी बॉडी में कितनी एनर्जी स्टोर होगी, मतलब जब हम जाएंगे तो कितनी एनर्जी लिबरेट करेंगे वो हम यहाँ पे कैलकुलेट कर सकते हैं। क्या करना पड़ेगा, पहले हमें वेट मेजर करना पड़ेगा वेइंग स्केल पे, जो वेट आ रहा है उसको 9.8 से डिवाइड करना पड़ेगा, फिर मिलेगा मास, और उस मास को हम क्या करेंगे, फिर सी स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे, देन यू कम टू नो दैट, जो मुझे बोलना था वो आप समझ गए। अब ये आइंस्टाइन के थ्योरी का हमारे टॉपिक में क्या रिलेशन आ गया, ये रिलेशन तब हमें समझ में आ गया जब हमने क्या किया, एक कंसेप्ट को ऑब्जर्व किया जिसको बोला जाता है मास डिफेक्ट। हमने इस कंसेप्ट को ऑब्जर्व किया जिसको बोला जाता है मास डिफेक्ट। अब ये मास डिफेक्ट मतलब है क्या, मास मालूम है, डिफेक्ट मतलब एरर, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आ रहा था। अब ये प्रॉब्लम क्या था, प्रॉब्लम ये था कि ऑब्जर्वेशंस थे हमारे कि थ्योरेटिकल मास ऑफ न्यूक्लियस ये ग्रेटर आ रहा था देन प्रैक्टिकल मास ऑफ न्यूक्लियस से। ध्यान से देखो क्या लिखा है मैंने यहां पे, ये हमारे एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशंस थे कि हम जो
पेपर पे प्रेडिक्ट करते हैं कि न्यूक्लियस का मास इतना होना चाहिए, एंड उसको अगर हम जब प्रैक्टिकली मेजर कर रहे थे तो हमारे समझ में आ रहा था कि जो थ्योरेटिकल प्रेडिक्शन था वो हर एक एलिमेंट के न्यूक्लियस की केस में प्रैक्टिकल मास से ग्रेटर था। अब कंडीशन देखो, थ्योरेटिकल मास कितना होगा, किसी भी न्यूक्लियस का थ्योरेटिकल मास अगर मुझे कैलकुलेट करना है तो वो होगा Z इंटू एम पी प्लस A माइनस Z इंटू एम एम। क्या ये देखो, ये टोटल थ्योरेटिकल मास ऑफ द न्यूक्लियस है। ऐसे कैसे आ गया, यहां पे Z का मतलब क्या है, एटॉमिक नंबर, एटॉमिक नंबर, एंड इसी एटॉमिक नंबर को हम बोलते हैं नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। अब जो A माइनस जेड मैंने यहां पे लिखा है, A माइनस जेड में जो A है उसका नंबर, उसका मतलब है मास नंबर। अब ये मास नंबर का मतलब क्या होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, इन दोनों के नंबर की एडिशन है। इसका मतलब जो मैंने Z माइनस ए सॉरी A माइनस जेड लिया है तो इसका मतलब क्या होगा, A माइनस जेड का मतलब क्या होगा, देखो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स माइनस नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, यानी ये बनेंगे नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, ये बनेंगे नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। अब एमपी मतलब मास ऑफ प्रोटॉन, एमपी मतलब मास ऑफ प्रोटॉन, एमएन का मतलब मास ऑफ न्यूट्रॉन। हो गया, ठीक है। मतलब जो थ्योरेटिकल मतलब हमारा ऑब्जर्वेशंस था उसको मैंने इक्वेशंस के फॉर्म में लिखा है। तो ये सारे टर्म्स की मीनिंग क्लियर है कि एक बार देख लो। चलो कमॉन पास, ए क्या है, जेड क्या है, ए माइनस जेड क्या है, एम एन क्या है, एमपी क्या है, सारे टर्म्स की मीनिंग यहाँ पे मैंने लिख के दी है। समझ में आता है क्या कुछ? ओके, तो अब देखो ये कंडीशन है, ये मीनिंग्स में यहाँ पे रब कर रहा हूं। तो इसका मतलब थ्योरेटिकल मास ये ग्रेटर था प्रैक्टिकल मास से, प्रैक्टिकल मास से मतलब मेजर्ड मास से। तो इसका मतलब क्या होगा कि थ्योरेटिकल मास माइनस प्रैक्टिकल या फिर एक्चुअल मेजर्ड मास, इनकी अगर सब्ट्रैक्शन करेंगे तो वो जीरो आनी चाहिए, लेकिन वो जीरो नहीं आएगी क्योंकि थ्योरेटिकल ग्रेटर था। तो ये जो मास का डिफरेंस होता है इसी को बोला जाता है डेल्टा यम, यानी मास डिफेक्ट। तो मास डिफेक्ट मतलब क्या है, मास डिफेक्ट मतलब है डिफरेंस इन मेजर्ड मास एंड थ्योरेटिकल मास, डिफरेंस बिटवीन मेजर्ड मास एंड थ्योरेटिकल मास। जो अपन मेजर कर रहे हैं एंड जो थ्योरेटिकली है, इन दोनों के बिटवीन का जो डिफरेंस है उसको बोला गया है मास डिफेक्ट। एंड ये ऑब्जर्व किया गया हर एक एलिमेंट के न्यूक्लियस में। मतलब क्या हो रहा है, देखो हर एक एलिमेंट के न्यूक्लियस का मास कंटिन्यूअसली कम हो रहा है। जो थ्योरेटिकल हम प्रेडिक्ट कर रहे थे उतना है ही नहीं, मतलब मास कम हो रहा है, मास में डिफेक्ट आ रहा है। इसका मतलब वो मास क्या हो रहा है, डिस्ट्रक्ट हो रहा है। समझ रहे हो आप, इसका मतलब क्या हो रहा है, मास क्या हो रहा है, डिस्ट्रॉय हो रहा है, क्योंकि वो दूसरे फॉर्म में हमें ऑब्जर्व नहीं मिल रहा है। न्यूक्लियस का मास कम हो रहा है, वो इलेक्ट्रॉन को नहीं मिल रहा है, एटम को नहीं मिल रहा है, न्यूक्लियस का खुद का था वो कम हो रहा है, यानी मास का डिस्ट्रक्शन हो रहा है, मास डिस्ट्रॉय हो रहा है। तो तब जाके हमें समझ में आ गया कि जो आइंस्टाइन ने बात बोली थी कि जब जब ये मास डिफेक्ट होगा, मतलब जब जब ये मास डिस्ट्रॉय होगा, तो ये डिस्ट्रॉय होने वाला मास जो है वो एनर्जी में कन्वर्ट होगा। एंड सेम अमाउंट ऑफ एनर्जी जो मास के डिस्ट्रक्शन से यहां पे प्रोड्यूस्ड होती है, ये यूटिलाइज होगी टू होल्ड, टू बाइंड ऑल द न्यूक्लियॉन्स टुगेदर। फिर हम यहाँ पे सेटिस्फाइड आंसर के ऊपर आ गए कि यहाँ पे जो मास का डिफेक्ट होता है न्यूक्लियस में, उस डिफेक्ट में, उस मास के डिस्ट्रक्शन में जो एनर्जी लिमिट इमिट होती है, लिबरेट होती है, वो यूटिलाइज होती है टू होल्ड, टू बाइंड ऑल द न्यूक्लियॉन्स टुगेदर। इसलिए इस एनर्जी को हमने बोला था एज ए बाइंडिंग एनर्जी या फिर न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी, बाइंडिंग एनर्जी या फिर न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी। अब बाइंडिंग एनर्जी, न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी वही ग्रेविटेशन में था, वही आएगी कंसेप्ट, है ना, कि मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू गेट फ्री फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ और अर्थ ग्रेविटेशनल इन्फ्लुएंस। यहाँ पे क्या होगा, बस न्यूक्लियस बोलना पड़ेगा। तो न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी क्या मिलेगी, ये मिलेगी मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी
minimum amount of energy required by nucleons to get free from न्यूक्लियस। न्यूक्लियस से फ्री होने के लिए जो मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड है हर एक न्यूक्लियन को, उसको बोला जाता है एज ए न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी। अब न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी मतलब उतनी एनर्जी होगी जो न्यूक्लियंस को बाइंड करके रखने के लिए, पकड़ के रखने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। अब वो बाइंडिंग एनर्जी कितनी होगी, देखो न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी बनेगी डेल्टा एम इंटू सी स्क्वायर। ये आइंस्टाइन का ही एक्सप्रेशन है, E इक्वल टू एम सी स्क्वायर था। E को मैंने बाइंडिंग एनर्जी बोला, M को मैंने डेल्टा एम बोला। अभी डेल्टा एम का फॉर्मूला क्या होगा, डेल्टा एम का फॉर्मूला होगा ZMP प्लस A माइनस जेड इंटू MN माइनस ऑफ कैपिटल एम। क्या होगा, ZMP प्लस A माइनस जेड इंटू MN माइनस ऑफ कैपिटल एम। एंड इसको अगर मैं अबव एक्सप्रेशन में पुट करूंगा तो मुझे ये बाइंडिंग एनर्जी मिलेगी ZMP प्लस A माइनस जेड इंटू MN माइनस ऑफ कैपिटल M इंटू सी स्क्वायर। ये बन गया एक्सप्रेशन फॉर बाइंडिंग एनर्जी। तो ऐसे इसी तरह से हम बाइंडिंग एनर्जी को कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, एकदम सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड कंसेप्ट। इज दैट क्लियर? कम ऑन फास्ट, कमेंट एवरीवन।